हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएसए से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही थी और इसके दोस्तों हमने अलग अलग बनाकर 7 पार्ट अपलोड कर दी हैं। उनकी प्लेलिस्ट दोस्तों अलग से आपको मिल जाएगी, उसमें सारे के सारे पार्ट आप नहीं देखे हैं तो वो बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों उसमें डाले हैं, वो पार्ट आप जरूर देख लें। आज दोस्तों 8th पार्ट के अंदर हम लेके आए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट से भी जुड़े होंगे, कुछ दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े होंगे, कुछ ट्रांसफार्मर के चेंजिंग ओवर से जुड़े होंगे। तो बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आज हम लेके आए हैं। आपने दोस्तों अभी तक हमारा सिलेबस परचेज नहीं किया तो जितना जल्दी हो ये सिलेबस ले लें। इस दोस्तों व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। और इस पे दोस्तों किसी भी टाइम आप किसी भी टेक्निकल हेल्प की जरूरत हो तो कॉल भी आप कर सकते हो। दोस्तों इस जो सिलेबस में टोटल जो है हम 12,000 प्लस क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें से जो प्रीवियस ईयर 2018 का एग्जाम हुआ था ना, इस सिलेबस में ही टोटल क्वेश्चन वो कवर हमारे हुए थे। तो दोस्तों चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जितना जल्दी हो दोस्तों ये सिलेबस भी ले लें, क्योंकि दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम्स जो है देखते हुए ये सिलेबस जो है तैयार किया गया है। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कल दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, आज 41 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात की गई थी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक 3 प्रकार के दोस्तों पदार्थ कल बताए गए थे, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता होती है ऋणात्मक, इसकी डिटेल से डिस्कशन दोस्तों हम कर चुके हैं। पिछले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में क्या बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है। क्या बदलता है, रेक्टिफायर, और इसका ये सिंबल होता है। डीसी को एसी में कौन बदलता है, डीसी को एसी में दोस्तों इन्वर्टर को देखा होगा आपने, जिसका काम एसी को डीसी में बदलना और फिर डीसी को एसी में बदलना होता है। तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है। डीसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, ये भी ट्रांसफार्मर का काम नहीं होता, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ाता और घटाता है। ट्रांसफार्मर का यही काम है। ट्रांसफार्मर की दोस्तों डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। इसमें दोस्तों कोई भी घूमने वाला पार्ट जो है नहीं होता है, ठीक है। जो बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए वोल्टेज को अप और डाउन करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का अगर सिद्धांत दोस्तों हम समझे थोड़ा सा तो ये दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोस्तों हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये जो होती है इसको सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दोस्तों सप्लाई को दिया जाता है और यहाँ से आउटपुट हमारी जो है ली जाती है। इसमें अगर ज़्यादा कॉइलें हैं तो ये हमारा हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें कम कॉइल है तो ये हमारा हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, जब प्राइमरी वाइंडिंग को किसी भी जो है वोल्टेज के थ्रू उसको जोड़ा जाता है तो इसके अंदर क्या बहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहता है। इसके अंदर दोस्तों करंट बहता है। करंट बहने के कारण इसके चारों तरफ क्या बनता है, फ्लक्स बनता है। और ये चारों तरफ बनता हुआ फ्लक्स किस कॉइल के साथ लिंक करता है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है जिसके अंदर करंट बहता है। और इस करंट बहने के कारण इसमें क्या पैदा हो जाती है, ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एक दोस्तों सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो दोस्तों एक ही कॉइल होती है, उसमें क्या होती है, एक ही कॉइल होती है। इस टाइप दोस्तों आधी कॉइल को सप्लाई दी जाती है और आधी कॉइल से सप्लाई क्या की जाती है, ली जाती है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। इसको दोस्तों कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये जो होता है ये दोस्तों हमारा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है तो इसके अंदर करंट बहता है। करंट बहने के कारण चारों तरफ फ्लक्स बनता है। फ्लक्स के कारण ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है और इसमें करंट बहता है और ये इसमें क्या पैदा हो जाती है, ईएमएफ पैदा हो जाती है, ठीक है। इसी को दोस्तों ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। हल्के हल्के शब्दों में दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। जो बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज को अप और डाउन करता है उसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के पार्ट दोस्तों हम एक स्पेशल वीडियो के अंदर करेंगे ताकि सारे के सारे पार्ट हमें अच्छे से समझे जा सके। जैसे कंजर्वेटर ड्रम क्या होता है, बूसिंग क्या होती है, या दोस्तों ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर में कैल्शियम जो डाला जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, वो क्यों डाला जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी, सोडियम क्लोराइड या दोस्तों सिलिका जेल जिसको कहा जाता है, वो क्यों डाला जाता है, सभी के सभी क्वेश्चन हम एक स्पेशल पार्ट के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वोल्टेज इंस्टॉलेशन व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। वायरिंग की बात की गई है तो इसमें टीआरएस वायरिंग जो है उपयुक्त है। टीआरएस वायरिंग को क्या कहा जाता है, तो टफ रबड़ शीथड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक टीआरएस होती है, एक दोस्तों सीटीएस होती है। क्या होती है, सीटीएस। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है केब टाई शीथड। टीआरएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टफ रबड़ शीथड, ठीक है। वीआईआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये फुल फॉर्म दोस्तों मैं हर एक वीडियो में इसलिए बताता हूं क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ टेप चेंजर से दिया हुआ, टेप चेंजर आमतौर पर लगाया जाता है, तो ये पावर ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। टेप चेंजर जो होता है ये पावर ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। अब टेप चेंजर को दोस्तों समझने के लिए इसके थोड़ा सा जो डायग्राम है उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। इस डायग्राम को समझते ही आपको सारा का सारा टेप चेंजर क्या होता है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों क्या निकाली हुई है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी, और ये हमारी है सेकेंडरी वाइंडिंग। टेप जो निकाली जाती है वो हमेशा किस वाइंडिंग में से निकाली जाती है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में से निकाली जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ सप्लाई देंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ये जैसे इसमें से 5 टेप निकाली हुई है। ठीक है, तो इस सेलेक्टर स्विच को जब यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हमारी इतनी ही वाइंडिंग काम करेगी, यानी हमें वोल्टेज कम प्राप्त होंगे। जब इस सेलेक्टर स्विच को 2 पर ले आएंगे तो हमारी इतनी वाइंडिंग काम करेगी। ठीक है, इतनी वाइंडिंग काम करेगी और हमें उसी के अनुरूप आगे वोल्टेज मिलेंगे। इसको दोस्तों मूवेबल आर्म बोलते हैं। ये हमारा टेपिंग स्टड होता है जिसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब दोस्तों थर्ड पे लेके आते हैं तो हमारा थर्ड नंबर तक की सारी वाइंडिंग हमारी काम करती है, इतनी वाइंडिंग का भाग जो है वो काम नहीं करता है। जब फिफ्थ पर लेके आते हैं तो पूरी कंप्लीट वाइंडिंग हमारी काम करती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसका डायग्राम था कि टेप जो है ट्रांसफार्मर में से निकाली कैसे जाती है। ठीक है, और इसका जो है यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों ये डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है। देखिए ये हमारा सेलेक्टर स्विच है, ये हमारा सेलेक्टर पॉइंट है जिसको इस ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं ना, जैसे जैसे ये हमारा वर्क करता रहता है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है टेप चेंजर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जब जैसे अब गर्मी का मौसम आता है ना दोस्तों, गर्मी में टेप बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, गर्मी में क्या कर देते हैं सभी पावर हाउस के अंदर आप जाके देखोगे तो एक एक दो दो टेप बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों गर्मी के अंदर वोल्टेज लो हो जाते हैं। इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए टेप चेंजिंग का इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आरपीएम से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 750 आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, राउंड पर मिनट की पूर्ण भार गति और 10% के गति नियम वाली डीसी मोटर की 0 बार 0 स्पीड पर इसमें जो है आरपीएम पूछे गए हैं दोस्तों, 0 बार पर, यानी लोड क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें टोटल आरपीएम कितना हो जाएगा, तो ये हल्का सा क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, 750 जो आरपीएम है दोस्तों, 750 का सिर्फ 10% आपको निकाल लेना है। ठीक है, कितना, 10%। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना भाग करेंगे तो ये 75 आरपीएम आ जाएगा। 75 आरपीएम को आपको 750 में ऐड कर देना है, सिंपल। 5 7 और 5 12, 7 और 1 8, तो ये 825 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, गति नियम 10% आरपीएम जो स्लिप हो रहे हैं वो और जोड़ देंगे हम। लोड पर जो आरपीएम है वो 750 है और शून्य लोड पर आरपीएम जो हो जाएंगे वो 825 आरपीएम हो जाएंगे। ठीक है, शून्य लोड पर, और लोड जब जोड़ रखा है तो 750 आरपीएम हो जाएंगे। ये 10% आरपीएम या दोस्तों ये 75 आरपीएम जो है ये क्या हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। हल्का सा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा एग्जामिनर ना क्या करता है, उलझा के क्वेश्चन देता है, जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा माइंड जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन की तह तक जाना, हर एक क्वेश्चन की डिटेल तक जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है वो हल्का सा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के ट्रांसफार्मर दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किया जाता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में से भी टेपिंग निकली होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम दोस्तों आपको दिखाया गया है ये आर्क वेल्डिंग का ही दिखाया गया है। तो इसमें किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में देखिए टर्न बहुत ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न सिर्फ 1 या 2 है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा हो और सेकेंडरी में कम हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड है, ये आर्क है, ये दोस्तों हमारा पीस है जिसको वेल्डेड करना है। तो वेल्डिंग जो की जाती है, आर्क वेल्डिंग जो की जाती है, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके दोस्तों आप अलग अलग डायग्राम देख सकते हो, जैसे एक डायग्राम दोस्तों इसमें ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये भी आर्क वेल्डिंग है। ठीक है, ये जो जॉब है जिसपे जो है हमारा वेल्डिंग किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रोड है जिसको पिघलाकर इसके ऊपर लगाया जा रहा है। ये दोस्तों हमारा रिएक्टर है। तो ये टोटल का टोटल हमारा हो जाता है, ये इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों इसमें से टेपिंग निकाली हुई है, यहाँ आप देख सकते हो ये टेपिंग निकाली हुई है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि जो आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है उसके अंदर टेपिंग भी निकाली जाती है। ये दोस्तों सेलेक्टर स्विच है जिसके माध्यम से वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है वो सिंक्रोनस स्पीड से दिया जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों बताया था कि सिंक्रोनस स्पीड निकाली कैसी जाती है, ठीक है। तो इसको निकाला जाता है इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ये इसको पढ़ते हैं सिंक्रोनस स्पीड, इसको पढ़ते हैं रोटर स्पीड, और इसके बटे में भी दोस्तों क्या आ जाता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड। इसके दोस्तों गुना में 100 लगा देते हैं तो ये हमारा आ जाता है NS का जो स्लिप का जो है वो परसेंटेज का फार्मूला। इसको पढ़ेंगे दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड, ये हमारी रोटर स्पीड है और ये हमारी क्या है सिंक्रोनस स्पीड है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम स्लिप निकाल सकते हैं। स्लिप क्या होते हैं, रोटर स्पीड और जो है सिंक्रोनस स्पीड के अंतर को स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसके अंतर को, रोटर स्पीड, ठीक है, रोटर के आरपीएम और सिंक्रोनस के आरपीएम, ठीक है, उस ये अंतर को हम क्या कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, क्योंकि कुछ आरपीएम क्या हो जाते हैं स्लिप हो जाते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तुल्यकालिक मोटर की कमी है, कमी पूछी गई है। इसमें दोस्तों कमी की हम बात करें तो डीसी उत्तेजन की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, पहला अगर लाइन हम पढ़ें तो आमतौर पर उच्च दक्षता के साथ संचालित होती है, तो ये इसमें कमी नहीं है, ये इसका फायदा है। शक्ति गुणांक नियंत्रित करने की क्षमता होती है, तो ये भी दोस्तों इसकी कमी नहीं है। फोर्थ नंबर जो है इलेक्ट्रोचुंबकीय शक्ति वोल्टेज के साथ रैखिक रूप में भिन्न होती है, तो ये भी दोस्तों इसकी कमी नहीं है। कमी जो है इसकी ये है कि डीसी उत्तेजन की आवश्यकता है, तो इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की डीसी उत्तेजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है सिंक्रोनस स्पीड का यूज कहाँ किया जाता है, सिंक्रोनस मोटर का जो है यूजेज कहाँ किया जाता है, ये पढ़ना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए सिंक्रोनस स्पीड का सबसे पहला यूज है कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग हम स्टेशनों पर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए करते हैं। पावर फैक्टर दोस्तों क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज और करंट के बीच जो कोण बनता है, इसको दोस्तों हम पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच जो कोण बनता है, इसको क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। पावर फैक्टर की सेकंड जो डेफिनेशन है दोस्तों वो है R/Z, यानी दोस्तों रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। थर्ड जो इसकी दोस्तों डेफिनेशन बनती है वो बनती है KW/kVA। KW/kVA के अनुपात को भी पावर फैक्टर कहा जाता है, यानी रियल पावर और अपरेंट पावर के अनुपात को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। 3 प्रकार की दोस्तों पावर फैक्टर की डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार इसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि मोटर का उपयोग हम सभी स्टेशनों पर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए करते हैं। इसके लिए सब स्टेशन के बस बार के समानांतर को दोस्तों पैरेलल कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर को जोड़कर ओवर एक्साइटेशन पर नो लोड की कंडीशन में चलाते हैं, यानी नो लोड का मतलब है शून्य लोड की कंडीशन में चलाते हैं, जिससे लैगिंग पावर फैक्टर को सुधारा जाता है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, ये दोनों के दोनों पावर फैक्टर दोस्तों हमें पता होने चाहिए, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, जैसे ये हमारा करंट और वोल्टेज चल रहे हैं, ठीक है, तो करंट जैसे यहाँ है और वोल्टेज यहाँ है, ठीक है, तो वोल्टेज करंट से क्या चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और करंट हमारा क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहा जाता है, लैगिंग पावर फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। अच्छे से समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। पूरा नहीं देख रहे तो दोस्तों लाइनमैन SSA का एग्जाम क्वालिफाई होने के बहुत कम चांसेज आपके रह जाते हैं। पूरी वीडियो देखने से आपके टोटल डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ को उल्टा कर देंगे ना, अब करंट यहाँ चल रहा है और वोल्टेज यहाँ चल रहे हैं, तो वोल्टेज से करंट क्या चल रहा है, ठीक है, वोल्टेज जो है क्या चल रहा है, करंट से पीछे है, और करंट क्या है, आगे चल रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन को लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर। एक लैगिंग होता है दोस्तों, एक लीडिंग होता है। 2 प्रकार के पावर फैक्टर होता है। बढ़िया पावर फैक्टर कौन सा होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। बढ़िया पावर फैक्टर पूछा जाए तो लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर दोस्तों हमेशा 0.5 से ऊपर होता है, 0.6, 0.7, ठीक है, 0.8, ठीक है, लेकिन ये 1 से ऊपर कभी नहीं जाता। पावर फैक्टर को किस में मापा जाता है, तो को किसी भी में नहीं मापा जाता, ठीक है। पावर फैक्टर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर फैक्टर मापने की इकाई क्या है, तो पावर फैक्टर मापने की कोई भी इकाई नहीं होती, और ये 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों सिंक्रोनस को पैरेलल में चलाकर पावर फैक्टर सुधारा जाता है। कहाँ पर, पावर हाउस के अंदर, सब स्टेशनों के अंदर। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें बताया हुआ है वो भी पावर फैक्टर से संबंधित है। बहुत से बड़े उद्योगों में जहाँ पर हजारों प्रकार के इंडक्टिव मोटर। अब दोस्तों पावर फैक्टर लैगिंग कब होता है, यानी पावर फैक्टर लो कैसे होता है, जिस भी सर्किट के अंदर क्वाइल जुड़ जाती है, इंडक्टिव लोड जुड़ जाता है, तो इस सर्किट के अंदर जो है पावर फैक्टर लो होता है, ठीक है। अब पावर फैक्टर लो होने से क्या क्या लॉसेज होते हैं, पावर फैक्टर जब लो होता है तो हमारा कंडक्टर जो होता है गर्म हो जाता है, जो तार जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, मोटर भी गर्म हो जाती है। मोटर की एफिशिएंसी अगर 90%
प्रतिशत है तो मोटर की एफिशिएंसी 85% तक आ जाएगी। यानी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मोटर की दक्षता कम हो जाती है, मोटर की लाइफ कम हो जाती है। अब बार बार मोटर गर्म हो रही है तो उसके जलने के ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। ये किस कंडीशन में होता है, ये पावर फैक्टर लो होने की कंडीशन में होता है। करंट क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, वोल्टेज क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर जो है लेगिंग कहा जाता है, पावर फैक्टर लो कहा जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उद्योग की सप्लाई का लोड पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लेगिंग हो जाता है। किस कंडीशन में, इंडक्टिव लोड के अंदर। इंडक्टिव लोड कौन सा होता है, जिसमें कॉइल लगी होती है। कॉइल किस में लगी होती है, मोटर्स के अंदर लगी होती है। जितनी भी 3 फेज सिंगल फेज जो मोटर होती है उनको इंडक्टिव लोड कहा जाता है। कौन सा लोड कहा जाता है, इंडक्टिव लोड। तो इस स्थिति में सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के पैरेलल में नो लोड की कंडीशन में ओवर एक्साइटेशन देकर चलाया जाता है। ठीक है, ओवर एक्साइटेशन देकर क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो इस प्रकार जो है पावर फैक्टर इंप्रूव किया जाता है हमारा सिंक्रोनस मोटर के थ्रू। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में ज़्यादा इंडक्टिव लोड होने के कारण, जो लंबी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें ज़्यादा इंडक्टिव लोड होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन का भी पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। ठीक है, जो लाइनें दोस्तों जैसे 1000 किलोमीटर की कोई लाइन है तो ये बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती है, तो इसमें भी पावर फैक्टर लो हो जाता है। तो इस पावर फैक्टर को भी सिंक्रोनस मोटर चलाकर जो है सुधारा जाता है। तो 3 प्रकार की पावर फैक्टर सुधारने की विधियां दोस्तों मैंने बता दी है। एडवांटेज दोस्तों इसके पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हानि भी दोस्तों इसके पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बेनिफिट्स जो है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है सिंक्रोनस मोटर का, वो पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार दिया हुआ है, एक मल्टीमीटर को मापता है। जो मल्टीमीटर होता है दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि मल्टीमीटर किसे कहा जाता है। तो एक से अधिक इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को मापा जाता है, उसको मल्टीमीटर कहा जाता है। एक तो मीटर होता है, एक दोस्तों मल्टीमीटर होता है। जैसे एक मीडिया होता है, एक मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया में बहुत सारे सॉन्ग चल सकते हैं, तो ऐसे ही हमारा मल्टीमीटर होता है। ठीक है, मल्टीमीटर कैसे कहते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रिकल राशियों को मापने वाले यंत्र को इलेक्ट्रिकल मीटर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल मीटर से पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रिकल मीटर दोस्तों करंट भी मापता है, वोल्टेज भी मापता है, प्रतिरोध भी मापता है। यानी दोस्तों ए भी मापता है, वी भी मापता है और ओ भी मापता है। तो इसको एवोमीटर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको एवोमीटर के नाम से भी जाना जाता था। पहले की किताब से आप ITI की उठाओगे ना, उसमें एवोमीटर लिखा मिलेगा। ठीक है, ए का मतलब एम्पेयर, वी का मतलब वोल्टेज, ओ का मतलब ओम्स। तो इसको क्या कहा जाता है, एवोमीटर भी कहा जाता है। ये मार्केट में दोस्तों 2 प्रकार के मिलते हैं, एक एनालॉग टाइप और एक डिजिटल टाइप। एनालॉग और डिजिटल, इसको थोड़ा सा हम दोस्तों देख लेते हैं ताकि अच्छे से ये हमारा समझ में आ जाए कि ये कैसी इसकी आकृति होती है और ये क्या क्या माप सकता है। तो ये दोस्तों स्विच जो होता है ये ऑफ कंडीशन में होता है। ये दोस्तों AC वोल्टेज की जो है स्केल दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये AC वोल्टेज मापता है, यहाँ से यहाँ लेके दोस्तों ये DC वोल्टेज मापता है। इसके बाद दोस्तों ये कंटिन्यूटी टेस्ट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी वायर का। ये जो दोस्तों दिया हुआ है ये ट्रांजिस्टर टेस्टर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये ओम्स के लिए दिया हुआ है, ये 2000 से लेकर 200 के से लेकर 2000 तक। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये हमारा ओम्स में रेजिस्टेंस मापने के लिए दिया जाता है। तो ये DC वोल्टेज मापने के लिए दिया जाता है, यानी 200 से लेके 1000 वोल्ट तक ये DC को माप सकता है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया डिजिटल मल्टीमीटर। एक जो आता है दोस्तों वो एनालॉग टाइप आता है। एनालॉग टाइप में जो है वो स्केल और पॉइंटर होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एनालॉग, हाँ, ये जो होता है इसको दोस्तों बोला जाता है एनालॉग टाइप डिजिटल मल्टीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ये सभी के सभी जो हैं, ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये सभी के सभी कौन से मीटर है, ये हमारे एनालॉग टाइप डिजिटल मल्टीमीटर है, सॉरी डिजिटल मीटर है। ठीक है, ये जो है दोस्तों हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। ठीक है, एनालॉग मीटर और दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर, ये 2 प्रकार के मीटर हमारे हो जाते हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, अभिवाह घनत्व का मात्रक बताइए। यानी दोस्तों फ्लक्स घनत्व को किस में मापा जाता है, तो फ्लक्स घनत्व को दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में भी मापा जाता है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी मापा जाता है और टेस्ला में भी मापा जाता है। फ्लक्स घनत्व को दोस्तों इन तीनों में ही मापा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन हमारा डी, उपरोक्त सभी फ्लक्स घनत्व। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा अर्थ रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। अर्थ रेजिस्टेंस को किसके द्वारा मापा जाता है, अर्थ टेस्टर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अर्थ रेजिस्टेंस को अर्थ टेस्टर के द्वारा मापा जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है दोस्तों
पीएमएमसी बात की गई दोस्तों, पीएमएमसी की, परमानेंट मैग्नेट मूविंग प्रकार के, मूविंग कॉइल प्रकार के उपकरणों का स्केल क्या होता है? तो यूनिफॉर्म स्केल होता है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्केल कौन सा होता है? ये दो प्रकार के स्केल होते हैं जो मीटरों के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम खालिस्तान की तरफ चलते हैं ताकि हमें अच्छे से ये चीज़ समझ में आ सके। तो दो प्रकार की दोस्तों स्केल होती है, एक ये होगी और एक ये होगी। अब दोस्तों यूनिफॉर्म स्केल कौन सी होती है? जिसमें ये सभी के सभी बराबर हो, ये सभी के सभी क्या हो? बराबर हो। अब आप यूं कहोगे कि ये मीटर, ये तो सभी के सभी के अंदर बराबर होते हैं, यानी इतना जो एरिया इतना इसका होना चाहिए, इतना इसका होना चाहिए, इतना ही इसका होना चाहिए, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ये कौन सा होता है? ये यूनिफॉर्म स्केल होती है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीएमएमसी में, पीएमएमसी कौन सा मीटर हो जाता है हमारा? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो इसमें जो स्केल होती है ये यूनिफॉर्म प्रकार की होती है। इसमें जो होती है ये यूनिफॉर्म प्रकार की नहीं होती, इसके अंदर दोस्तों ऐसे होता है, देखिए ऐसे, ठीक है। बाकी के पार्ट जो है, बाकी के जो स्केल है वो समान होती है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर तंग होती है। स्टार्टिंग के अंदर 0 से 1 जल्दी आ जाता है, फिर 2 3 4 5 ये सभी के सभी क्या होते हैं? बराबर होता है। इसको नॉन यूनिफॉर्म स्केल कहा जाता है। ये दो प्रकार की स्केल होती है। ये किस प्रकार के मीटर में होती है? तो ये एमआई प्रकार के मीटर होते हैं, मीटरों में होती है। एमआई कौन से होते हैं? हमारे मूविंग आयरन टाइप। दो प्रकार के मीटर होते हैं दोस्तों हमारे, एक तो एमसी टाइप, एक एमआई टाइप। एमसी टाइप दोस्तों मूविंग कॉइल टाइप को कहते हैं, एमआई टाइप जो कहा जाता है वो मूविंग आयरन टाइप को कहा जाता है। एमसी टाइप दोस्तों सिर्फ डीसी सप्लाई पर काम करते हैं। एमआई टाइप जो होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं दोस्तों हम। तो ये जो डायग्राम दोस्तों दिख रहा है ना, इस मीटर को हम किस प्रकार का मीटर कहते हैं? इसको मूविंग कॉइल टाइप कहते हैं, ठीक है। इसमें दो पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसमें ये कॉइल बनाई गई है, कॉइल की वाइंडिंग की गई है। इस प्रकार के मीटर को मूविंग कॉइल टाइप मीटर कहा जाता है। इसमें जो होती है वो स्केल यूनिफॉर्म प्रकार की होती है, यानी सभी की सभी स्केल क्या होती है? बराबर होती है। ये दोस्तों हमारा पॉइंटर बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंटर के अंदर यहाँ पे दोस्तों ये स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे ही इसमें सप्लाई चली जाए तो इस स्प्रिंग का काम होता है इस जीरो पर इस पॉइंटर को लेके आना, ठीक है। तो इस प्रकार के मीटर को हम कहते हैं मूविंग कॉइल टाइप मीटर। ये किस सप्लाई पर काम करता है? ओनली ऑन डीसी सप्लाई पे ये काम करता है। अब दोस्तों मूविंग आयरन टाइप मीटर देख लेते हैं। इस प्रकार का जो मीटर होता है दोस्तों ये होता है हमारा मूविंग आयरन टाइप मीटर। इसमें आयरन मूव करता है, ठीक है। लोहे का जो टुकड़ा है ये घूम के हमें रीडिंग देता है। अब इसमें देखिए दोस्तों ये और ये सभी बराबर है, लेकिन यहाँ जीरो से जो ये इसके बीच में जो स्केल आ रही है ना, ये जल्दी आ रही है, ठीक है। जल्दी का मतलब है दोस्तों ये इसके बीच का स्पेस कम है, बाकी सभी के स्पेस का क्या है? बीच में बराबर बराबर भाग है। इस प्रकार का मीटर दोस्तों एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करता है। किस पर? एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम। अब मूविंग आयरन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिकर्षण टाइप और एक होते हैं जो है आकर्षण टाइप, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप। इंग्लिश में बात करें तो अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप के मीटर दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इनका जो मेनली अंतर होता है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें दोस्तों क्या अंतर होते हैं? परिभाषा तो आपने समझ ली होगी, ठीक है। जिनमें लोह टुकड़ा जो है मूव करता है उसको आयरन टाइप कहते हैं, जिसमें कॉइल मूव करती है उसको कॉइल टाइप मीटर कहता है। काम करने का सिद्धांत दोस्तों इसका मैग्नेटिज्म है, और इसका जो सिद्धांत है वो डीसी मोटर की तरह होता है। डीसी मोटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो घूमने का क्या करता है? प्रयास करता है, ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इसमें भी वाइंडिंग की गई है। तो इस प्रकार का इसका सिद्धांत हमारा हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसका चिन्ह जो होता है वो ये होता है मूविंग आयरन टाइप का। ये आयरन का टुकड़ा दिखाया हुआ है, इसमें दोस्तों ये क्या दिखाई हुई है? कॉइल दिखाई हुई है। तो दोनों के सिंबल अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि मूविंग कॉइल टाइप जो होता है वो एसी और डीसी दोनों माप के लिए होता है। सॉरी, मूविंग आयरन टाइप जो होता है वो एसी और डीसी दोनों को माप सकता है। मूविंग कॉइल टाइप सिर्फ किससे मापा जाता है? डीसी सप्लाई ही सिर्फ ये माप सकता है। शुद्धता क्या किसकी सबसे ज़्यादा होती है? तो मूविंग आयरन टाइप की जो शुद्धता है वो प्योरिटी है वो ज़्यादा कम होती है, लेकिन मूविंग कॉइल टाइप जो होता है इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी प्योरिटी जो है ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा डीसी सप्लाई को बहुत अच्छे तरीके से माप सकता है। तो इतने प्रकार के जो है ये पैमाना हो गया, जिसको हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे थे। तो यहाँ गैर वर्दी और वर्दी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं जो हमें जो है कवर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा थोड़ा सा दोस्तों देखें तो इसकी बिजली की खपत उच्च होती है। किसकी? मूविंग आयरन टाइप की। मूविंग आयरन टाइप की क्या होती है बिजली
बिजली की खपत ज़्यादा और कोयल टाइप की खपत क्या होती है, कम होती है। ठीक है, धारा के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसमें हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता, इसमें कोयल होने के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मीटर कई बार हल्के फुल्के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो हमारे अक्सर गलत हो जाते हैं, जो हमें कवर करने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है वो निम्नलिखित में से कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। ट्रांसमिशन की बात यहाँ पे की जाती है, जो ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है उसका बात यहाँ पे किया जा रहा है। ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है और ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रांसमिशन लाइन की दोस्तों हम बात करें तो जो वो वितरण लाइन है वो होती है जहाँ हमें वोल्टेज को बहुत दूर तक पहुँचाया जाता है, जैसे 1000 किलोमीटर दूर तक पहुँचाना। ठीक है, हाई वोल्टेज को बहुत दूर तक पहुँचाने वाली लाइनों को कहा जाता है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे बात की जा रही है तो 222 केवी जो होता है वो नहीं होता है, 400 केवी तक की जाती है, 750 भी की जाती है, 132 भी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों 765 केवी तक भी की जाती है। तो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइनें हैं जिनमें 765 केवी तक की लाइनों को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में हम देखें कि इसमें और क्या क्या होता है। तो ये जैसे शक्ति वहन प्रणाली दिखाई गई है वोल्टेज स्तर पर, ये प्राथमिक संचरण लाइनें हैं, यानी प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन है जिसके अंदर जो है 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी या दोस्तों 750 केवी तक की लाइनों को ट्रांसमिट किया जाता है, तक के वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है। द्वितीयक संचरण जो लाइनें होती है, ट्रांसमिशन लाइनें, वो कितने केवी तक होती है, वो 33 केवी तक होती है। प्राथमिक वितरण कौन सा होता है, ठीक है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, ये 11 केवी होता है और हमेशा सप्लाई कितने वोल्ट की पैदा की जाती है, तो 11 वोल्ट की सप्लाई ही, 11 केवी की सप्लाई ही पैदा की जाती है। और जो द्वितीयक वितरण यानी हमारे 3 फेज मोटरों तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज कितने हो जाते हैं, 440। ये स्टेप अप करके पहले ट्रांसमिट किया जाता है, फिर स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक सप्लाई को पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिखाया गया है दोस्तों वो बूस्टिंग से रिलेटेड दिखाया गया है कि ट्रांसफार्मर का भाग है। तो टेको गेज कोई ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता। कम्यूटेटर दोस्तों डीसी मोटर के अंदर होता है। रेसिस्टर ऐसा कोई पार्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है, तो ये होता है दोस्तों हमारा बूस्टिंग। बूस्टिंग तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं, क्योंकि दोस्तों देखने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है, इसलिए दोस्तों इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारी बूस्टिंग होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बूस्टिंग, ये एचवी कंडक्टर बूस्टिंग है। ठीक है, एचवी का मतलब हाई वोल्टेज कंडक्टर बूस्टिंग। ये एलवी पोर्सलिन बुर्सलिन है जिसको लो वोल्टेज इंसुलेटर बूस्टिंग कहा जाता है। ये बूस्टिंग के थ्रू जो है ये कहाँ जुड़ी होती है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अंदर। ये बूस्टिंग कहाँ जुड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, ये कुछ बूस्टिंग का कुछ पार्ट दोस्तों ऑयल में डूबा रहता है, कुछ पार्ट कहाँ डूबा रहता है, ऑयल में, और बाकी का पार्ट क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू ऊपर की तरफ होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, बूस्टिंग कहा जाता है। इन बूस्टिंग के ऊपर ही दोस्तों इन बूस्टिंग के ऊपर ही दोस्तों वायर को जोड़कर सप्लाई ली जाती है और इन बूस्टिंग के थ्रू ही सप्लाई को जोड़कर दिया जाता है। तो 2 प्रकार की बूस्टिंग हमारी कवर हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लेवल का है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में खुला पतन परीक्षण किया जाता है। खुला पतन की दोस्तों बात की गई है, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट की बात की गई है। ओपन सर्किट टेस्ट, ओसीटी की यहाँ पे बात की गई है। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम कोर हानियां ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी करवा चुका हूँ। शॉर्ट सर्किट के द्वारा ताम्र हानियां ज्ञात की जाती है। ओपन के द्वारा कौन सी, कोर हानियां। शॉर्ट सर्किट के द्वारा कौन सी, कॉपर हानियां ज्ञात की जाती है। ठीक है, और दोस्तों जब लोड पर, ये हानियां लोड पर डिपेंड नहीं करती, लोड कितना भी बढ़े घटे ये हानियां स्थिर है, कांस्टेंट रहती है। कॉपर हानियां का लोड के साथ संबंध होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे कॉपर हानियां बढ़ती है, जैसे जैसे जो है लोड कम होता है वैसे वैसे कॉपर हानियां जो क्या होती है, कम होती है। अब देखिए दोस्तों इसका डायग्राम देखना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हमें अच्छे से इस चीज़ को समझ में आ सके। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट दिखाया गया है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन सी हानियां ज्ञात करते हैं, तो कॉपर हानियां ज्ञात करते हैं। कौन सी हानियां, कॉपर लॉसेस ज्ञात किया जाता है। ये दोस्तों वाट मीटर हमारा लगा हुआ है, ये एम्पेयर मीटर लगा होता है। वाट मीटर को दोस्तों हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, एम्पेयर मीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। वाट मीटर के अंदर दोस्तों 2 कॉइलें होते हैं, इसको सीसी कहा जाता है और नीचे वाली कॉइल को पीसी कहा जाता है। ठीक है, ये पोटेंशियल कॉइल होती है और ये जो सीसी होती है इसको करंट कॉइल कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इसको प्रेशर कॉइल को पैरेलल
पैरेलल में और सीसी करंट कॉइल को सीरीज में लगाया जाता है। इस टेस्ट के थ्रू दोस्तों हम क्या ज्ञात करते हैं, हम ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस ज्ञात करते हैं। कॉपर लॉसेस दोस्तों लोड पर डिपेंड रहते हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे कॉपर लॉस भी हमारे क्या रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये लॉस अस्थिर लॉस है। कॉपर लॉस क्या होते हैं, अस्थिर लॉस होते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम दोस्तों हम देखेंगे, इसके अंदर हम ज्ञात करेंगे जो है हमारा आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस जो दोस्तों ज्ञात किए जाते हैं ना, वो ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात किए जाते हैं। किस टेस्ट से, ओपन सर्किट टेस्ट से। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का। इसमें सर्किट क्या है, आगे से ओपन है, इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये वाट मीटर दोस्तों इसमें लगा हुआ है और ये एमीटर लगा होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के टेस्ट के द्वारा हम आयरन लॉसेस ज्ञात करते हैं। आयरन लॉसेस का लोड के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के टेस्ट होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों वो बहुत अच्छे लेवल का दिया हुआ है। निम्न में कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। इल्यूमिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो ये संबंधित है लेम्बर-कोसेन नियम, ये संबंधित है, ये एक रूल है दोस्तों। इसके चैप्टर में हम स्पेशल इसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों शेडेड पोल मोटर से संबंधित। ठीक है, हेयर ड्रायर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो छादित ध्रुव प्रेरण मोटर का, छादित प्रेरण ध्रुव मोटर कौन सी होती है दोस्तों, शेडेड पोल मोटर को छादित ध्रुव पोल मोटर कहा जाता है। इनके पोल को छेदित किया जाता है। ठीक है, इनके पोल में छेद किया जाता है, इसलिए छादित ध्रुव पोल मोटर इसको कहा जाता है। इसका दोस्तों इमेजेस भी आप देख लीजिए, क्योंकि इमेजेस देखने से ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें दिखाया गया है कि इसके पोल को क्या कर रखा है, काट रखा है। क्या कर रखा है, काट कर रखा है, छेद कर रखा है, इसलिए दोस्तों इसको छेदित पोल मोटर कहा जाता है, छादित पोल मोटर या शेडेड पोल मोटर। इसमें दोस्तों ये हमारा मेन पोल होता है और ये शेडेड पोल होता है, इसी के कारण इसमें टारक बनता है। ठीक है, और इस प्रकार की मोटर जो है वो शेडेड पोल मोटर कहलाती है। इसका केज रोटर है, इसको बाहर वाले भाग को स्टेटर कहते हैं, ये इसकी दोस्तों हमारी मेन वाइंडिंग है। ठीक है, इस प्रकार की मोटर को शेडेड पोल मोटर कहा जाता है। शेडेड पोल मोटर का दोस्तों यूज जो किया जाता है वो हेयर ड्रायर के अलावा और बहुत सारी जगह किया जाता है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन हेयर ड्रायर से रिलेटेड या शेडेड पोल मोटर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा क्या ना हो, गलत ना हो। ठीक है, देखिए इसकी बनावट भी दोस्तों आसान होती है, ये छोटी छोटी मोटर होती है। ठीक है, जो छोटे छोटे काम के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे टेबल फैन में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लोअर में इसका यूज़ किया जाता है, वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है, मापन यंत्रों के अंदर भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर किस मोटर की बात की जा रही है, तो शेडेड पोल मोटर की बात की जा रही है। कूलर पंप में, फिल्म प्रोजेक्टर में, हीटर, एयर हीटर में, खिलौनों में, जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं। ठीक है, छोटे पानी के मोटर में। ठीक है, ये जो छोटे छोटे जहाँ पर कम लोड की ज़रूरत होती है वहाँ पर दोस्तों शेडेड पोल मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर किस प्रकार के लोड की ज़रूरत हो, कम प्रकार के लोड की। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही हाई लेवल और इंटरेस्टिंग लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है जिसके अंदर गैस क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो सोडियम वेपर लैंप के अंदर जो है गैस डिस्चार्ज होती है। सोडियम वेपर भी लैंप दोस्तों दो प्रकार के आते हैं, एक तो दोस्तों एलवी टाइप का और एक दोस्तों हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर सोडियम वेपर लैंप बोलते हैं इसको, और एक लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप भी आता है। ये दोस्तों कार्बन फिलामेंट जो लैंप होता है, आर्क लैंप जो होता है, इसमें गैस डिस्चार्ज नहीं होती, इनके अंदर गैस भरी नहीं होती, इसलिए कारण इसके अंदर जो है इनका गैस डिस्चार्ज लैंप नहीं बोला जाता है। सोडियम वेपर लैंप को गैस डिस्चार्ज लैंप बोला जाता है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए इस जो है वीडियो की हम हेल्प लेंगे ताकि सारे के सारे डाउट हमारे क्लियर हो सके। ये जो दिखाई गई आकृति है ये सोडियम वेपर लैंप की है। ये इनर ट्यूब होती है दोस्तों, ये जो ट्यूब है इसको क्या कहते हैं, इनर ट्यूब होती है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइडेड दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये दोस्तों हमारी पहली ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ये एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, इस कैपेसिटर का क्या काम होता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, पावर फैक्टर को सुधारना। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पावर फैक्टर से रिलेटेड भी, जो हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों इस ट्यूब को क्वार्टर्स कांच के द्वारा बनाया जाता है। ये पहली ट्यूब होती है। ठीक है, जिसको क्वार्टर्स कांच से बनाया जाता है। इसके चारों तरफ दोस्तों एक दूसरी ट्यूब होती है, इस प्रकार से एक दूसरी ट्यूब होती है, और इन दोनों ट्यूब के बीच का जो एरिया बच जाता है ना, उसके अंदर से जो है हवा निकाल ली जाती है। ठीक है, उसके अंदर से क्या निकाल ली जाती है, अब जो ये बीच का जो एरिया बच जाता है ना, इसके अंदर से क्या निकाल ली जाती है, हवा को निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसमें हवा नहीं रहती,
ठीक है, इसको वैक्यूम बना दिया जाता है। ये दोस्तों हमारी हो जाती है आउटर ग्लास ट्यूब। इसके अंदर जो बना जाता है वो कुछ सोडियम के दाने और दोस्तों हमारी जो इनर्ट गैस होती है, इनर्ट में दो प्रकार की गैस आती है, एक दोस्तों आर्गन आती है, एक नियोन गैस आती है। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसको वैक्यूम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी हवा का प्रेशर नहीं होता। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों वो हमारा हो जाता है हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ा सा अगर ध्यान से हम देखें तो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सोडियम वेपर लैंप स्टार्टिंग में कौन सी रोशनी देता है। तो स्टार्टिंग रोशनी की बात करें तो ये स्टार्टिंग के अंदर पीली रोशनी देता है, सॉरी पीली रोशनी नहीं, गुलाबी रोशनी देता है। स्टार्टिंग के अंदर कौन सी रोशनी देता है, गुलाबी, हल्की गुलाबी रोशनी देता है। अब जब पूरी तरह से ये ऑन हो जाता है उसके बाद दोस्तों ये पीले रंग की रोशनी देता है। दो प्रकार की रोशनी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे इस लैंप को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चलते हैं गैस डिस्चार्जिंग के थ्रू। ठीक है, और ये स्टार्टिंग के अंदर जो रोशनी देता है वो गुलाबी, हल्की गुलाबी देता है और फिर दोस्तों ये पीले रंग की रोशनी देता है। देखिए अब ये हल्की गुलाबी रोशनी हमारा सोडियम वेपर लैंप दे रहा है। ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट ऑपरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद किस प्रकार की रोशनी देता है, तो उसके बाद ये पीले प्रकार की रोशनी देता है। तो यहाँ से दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। सोडियम वेपर लैंप जो है सड़कों पर, ठीक है, बाहर भवनों पर, ठीक है, जहाँ सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब ये पूरा ऑपरेट हो जाता है, देखिए अब ये पूरा ऑपरेट हो चुका है तो अब जो ये रोशनी देगा वो पीले रंग की रोशनी देगा। तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है सोडियम वेपर लैंप। आज के दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें। सिलेबस दोस्तों आपने अभी तक नहीं लिया है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों मैसेज करके जितना जल्दी हो सिलेबस टोटल ले लें, क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस में से ही क्वेश्चन सारा का सारा पूछा जाएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार।